तो आज हम पहला एपिसोड में जहाँ से प्रश्न किए थे 33 तक, उससे आगे 32 से करेंगे और एंड तक बने रहिए आप लोग। इसके बाद 10th का साइंस मॉडल पेपर भी और 12th का भी मॉडल पेपर का डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए अगला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। 32 नंबर प्रश्न 32 है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन है 1850, 1875, 1881, 1920। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1881। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में बना था। अब अगले प्रश्नों की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चार्टर एक्ट 1813, यानी कि 1813 का चार्टर अधिनियम जो था उसके तहत ब्रिटिश संसद का जो व्यापार को जो एक अधिकार प्राप्त किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको समाप्त कर दिया गया था, बशर्ते कि चीन के साथ चाय और भारत के साथ अफीम को छोड़कर बाकी बात सभी व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 34, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो ऑप्शन है ए सामाजिक क्रांति, बी प्लेग महामारी, सी आर्थिक क्रांति, डी नस्लीय विभाजन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्लेग महामारी। प्लेग महामारी मुंबई में 1896 में हुआ था और इसी प्लेग महामारी से निपटने के लिए उस समय के सरकार गवर्नमेंट ने 1898 ईस्वी में सिटी ऑफ मुंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना किया था। और इसकी स्थापना के पीछे महामारी से निपटना, अनियोजित शहरीकरण को कम करना, पर्यावरण को ध्यान में रखना, गंदगी को साफ सफाई करने के लिए, उसके बाद इसकी जो समाप्ति है वो 1933 ईस्वी में कर दिया गया था। यानी कि पूछेगा कि सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना तो वो हुआ था 1898 ईस्वी में और समाप्ति हो गया था 1933 ईस्वी में, और प्लेग महामारी से निपटने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी मोतीलाल घोष। इसका जो सही जवाब होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने द्वारका नाथ विद्याभूषण के संपादकीय में ये 1858 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू किया था। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका जो प्रकाशन था वो था विद्यासागर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विद्यासागर के द्वारा किया गया था। और द्वारका नाथ
विद्याभूषण के संपादकीय में इसका प्रकाशन शुरू किया था। इस साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, लाला हरदयाल। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कब शुरू किया था? 1914 ईस्वी में शुरू किया था। कब किया था? 1914 ईस्वी में शुरू किया था। न्यू इंडिया नामक पत्रिका का समाचार पत्र था, दैनिक समाचार पत्र था, लेकिन रोज की छपने वाली। अब अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? इसका उत्तर आप लोग सब जानते हैं, फिर भी एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। भारत, ईरान, इराक, चीन। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? ये चीन के एक शहर है जियांग नामक शहर से शुरू होता है। रेशम मार्ग कहाँ शुरू होता है? चीन के जियांग नामक शहर से। और ये प्राचीन काल में व्यापार का एक प्रमुख मार्ग हुआ करता था। कौन? रेशम मार्ग, यानी कि इसको सिल्क रूट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्क रूट भी कहा जाता है, ठीक, यानी इंग्लिश नाम इसका हुआ। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? यानी कि विपन्न मतलब कि कमज़ोर है, जिसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जापान। क्या होगा? जापान। 20वीं शताब्दी में जब वहाँ पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, यानी कि औद्योगिक क्रांति हो रही थी, उस समय जापान ने पूरे प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त करके पूर्ण रूप से अपना औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया था, जिसके कारण यहाँ की प्राकृतिक संसाधन खत्म हो चुकी, मतलब बहुत कम बचा था। इसी लेकर इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी जापान। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वन आवरण वाला देश है? इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? ये परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, सिर्फ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और भी बहुत सारे राज्य हैं जैसे कि, लेकिन 3 प्रमुख रूप से ये है। और महाराष्ट्र चौथा नंबर पर। कौन है? महाराष्ट्र। अब अगले प्रश्न देखते हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं इसका। ऑप्शन है महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में यह रोहिला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब अगले प्रश्न देखते हैं, सागर सम्राट क्या है? ऑप्शन है बांध, अपतटीय, तेल रिंग, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी है बंदरगाह। इसका सही जवाब होगा वो होगा अपतटीय तेल रिंग। सागर सम्राट जो है एक अरब सागर में स्थित एक प्रकार से तेल निकालने वाली जहाज है, जिसका गैस और तेल का निकालने का काम करती है। और प्रत्येक अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कुडनकुलम। इसका सही जवाब क्या होगा?
कुडनकुलम परमाणु विद्युत गिरी, रूस के सहयोग से यह परमाणु विद्युत गिरी का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1998 में इसका निर्माण किया गया था रूस के सहयोग से। कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गिरी, और रूस के सहयोग से 1998 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? ये प्रश्न आप लोग तो जानते ही होंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? जूट। इसका सही जवाब क्या होगा? जूट। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को, क्योंकि यह हल्का गोल्डन कलर की होती है और इसका मतलब कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? इसका ऑप्शन है बकरी, भेड़, खरगोश, ऊँट। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा खरगोश। क्या होगा? खरगोश। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। मोहायर ऊन जो है एक आता है, मोहायर ऊन ये अंगोरा बकरी से प्राप्त होता है। ठीक, मोहायर ऊन अंगोरा बकरी से प्राप्त होता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा झारखंड। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना झारखंड में स्थापित हुआ था। कहाँ पे? तो जमशेदपुर में। कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में हुआ था। कब? टिस्कोन, उसका क्या नाम था? टिस्को, टाटा। अब अगला प्रश्न है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। और भोपाल त्रासदी गैस हुआ कब था? यह हुआ था 1984 में। 1984 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश, MP में, मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर? भोपाल में। ठीक, अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? यानी कि पूछ रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH, तो कौन होगा? इसका सही उत्तर जो है वो होगा NH44। NH44 कितनी इसकी लंबाई है? तो 4112 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी NH यानी राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या नेशनल हाईवे 44 है और इसकी लंबाई 4112 किलोमीटर है। यह उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। यानी कि तमिलनाडु उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण के राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 4112 किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा रेल जोन कहाँ है? कौन है या कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल जोन जो है वो है उत्तर रेलवे का। किसका है? उत्तर रेलवे का। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। मुख्यालय दिल्ली में स्थित है उत्तर रेलवे। और यह लगभग 6900 प्लस किलोमीटर का है। यानी कि लगभग 6900 प्लस किलोमीटर इसका कुल लंबाई है
और इसमें लगभग 1142 स्टेशन है। 1142 स्टेशन की संख्या है। ठीक, तो अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है 49, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन है 1943, 1947, 1950, 1953। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1953। यानी कि एयरवेज का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? 1953 ईस्वी में हुआ था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सादिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है? यानी वाटर वे। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग या नेशनल वाटरवे 2। और इसकी लंबाई जो है 891 किलोमीटर है। यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की लंबाई कितना है? ये है 891 किलोमीटर। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और कहाँ से कहाँ तक है? सादिया से धुबरी तक। अगला प्रश्न देखते हैं। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? एक बार इंग्लिश भी देख लेते हैं। वेयर इज फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिकल जोन? यानी कि क्या पूछ रहा है? फाल्टा इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में स्थित है फाल्टा इकोनॉमिक जोन। अब अगला प्रश्न है। मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये होगा, इसका सही जवाब होगा केरल। और केरल के अलावा और भी राज्य में पाया जाता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल WB। उसके बाद झारखंड, झारखंड में मोनाजाइट पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? व्हिच सिटी इज कॉल्ड द कॉटन पैलेस ऑफ इंडिया? यानी भारत का कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा वो होगा मुंबई को। किसे कहा जाता है? मुंबई को, क्योंकि मुंबई में कॉटन पॉलिश के लिए आर्थिक धसाएँ हैं। और एक प्रश्न और भी है कि मुंबई को भारत का आर्थिक राजधानी कहा जाता है। आर्थिक राजधानी मुंबई है। भारत का आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है। कुंदरिया मुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? कुंदरिया मुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा लौह अयस्क। यानी कि कुंदरिया मुख में लोहा पाया जाता है। और कुंदरिया मुख है कहाँ पर? तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में। कहाँ है? चिकमंगलुरु में स्थित है। ठीक, कुंदरिया मुख। और लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से कर्नाटक भारत में पहला स्थान रखता है। ये भी बात याद रखना है। अब अगला प्रश्न है।
त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका निर्माण है और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में किया गया है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। किस नदी पर है? तो गंडक नदी पर है। किस नदी पर है? गंडक नदी पर है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? गंडक नदी में। किस जिला में? बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है, इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? इसका जो सही जवाब होगा बागमती परियोजना, यानी कि सीतामढ़ी जिला में कौन सी परियोजना स्थित है? बागमती परियोजना। अब अगला प्रश्न है, अबरख उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए, यानी कि पहला स्थान है। क्या है? पहला स्थान है। पहला स्थान है, जो कि 80% विश्व का अबरख उत्पादन करता है, जिसमें कि बिहार, झारखंड सबसे अधिक भारत में अबरख उत्पादन करता है। और भी राज्य हैं जैसे राजस्थान हो गया, ये सब मिलकर अबरख उत्पादन अधिक मात्रा में करते हैं। अगला है, भारत में चाय का अग्रणी राज्य कौन है? यानी कि भारत में चाय का जो उत्पादन होता है सबसे अधिक रोल उसमें किस राज्य का है, ये पूछ रहा है। इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि असम। असम कौन होगा? असम। यह पूरे भारत का 52% चाय का उत्पादन करता है, केवल असम। और वहाँ के कौन कौन से ज़िले इसमें नामी है? गोलपारा, गोलपारा, शिवसागर, शिवसागर, लखीमपुर, लखीमपुर, यानी कि असम में चाय उत्पादन के कौन कौन से ज़िले नामी हैं? लखीमपुर, गोपालपारा, शिवसागर, और भारत में 52% चाय का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ असम करता है। पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग है वहाँ की चाय बहुत ही फेमस है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? इसका प्रश्न तो आप, इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग जानते हैं, जिसका उत्तर क्या होगा? बॉक्साइड। बॉक्साइड 1 टन 1 टन एल्युमिनियम बनाने के लिए लगभग 4 से 5 टन बॉक्साइड लगता है। बॉक्साइड की खपत होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन स्थिति उत्पन्न होती है? जिसका सही जवाब क्या होगा? सूखा, यानी ड्रॉप्ड। और इसे जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? मरुस्थल। मरुस्थल कहा जाता है। जैसे कि राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे थार मरुस्थल, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो इसका उत्तर हर कोई जानता होगा, जैसे कि ऑप्शन सी, कोसी। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक कौन नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी, कोसी नदी बिहार में सुपौल जिला से
बिहार में प्रवेश करती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिला से प्रवेश करती है और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है बिहार में। अगला प्रश्न है, इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अभी अगले प्रश्न से पता चलता होगा। बाढ़। कौन है? बाढ़, क्योंकि बाढ़ यहाँ बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी है। अगला प्रश्न है, अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? इसका सही जवाब क्या होगा? भूकंप। कौन सा होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? भूकंप। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा तीसरा। अब अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है औसत आय। किस नाम से जाना जाता है? औसत आय भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय यानी कि व्हाट वाज ट्रेड बेस्ड ऑन द ईयरली स्टेज ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जो सामान की खरीदारी से मतलब जो हम अपने रोज़मर्रा की वस्तुओं को आदान प्रदान करते थे, किस प्रकार से करते थे पहले, तो ये होगा वस्तु विनिमय प्रणाली, जो कि शुरू में थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैगलन समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका संबंध जो है सहकारिता विभाग से। किससे? सहकारिता से संबंधित है। मैगलन समिति का संबंध किससे है? सहकारिता से है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। उस समय सहकारिता विभाग में जो हेरफेर हो रही थी, किसान को जो लोन दिया जा रहा था उसमें फ्रॉड हो रहा था, उसी को कम करने के लिए, उसकी जांच के लिए मैगलन समिति की स्थापना किया गया था। किसके लिए? सहकारिता विभाग के लिए। ठीक, 1915 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों की अधिक निवेश सीमा क्या है? इसका सही जवाब होगा, वो होगा 5 करोड़। मतलब जो लघु उद्योग है उसके लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके लिए 5 करोड़ रुपये की निवेश सीमा है, टर्नओवर है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2015 ईस्वी में। योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग के स्थान पर कौन सी नीति लाई गई थी? तो नीति आयोग लाई गई थी। कब? जनवरी 2015 में आया था। ठीक। अगला प्रश्न है, मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? तो इसका जवाब जो होगा वो होगा ए। का जवाब क्या होगा? ए, यानी कि आय। मानव परिश्रम से अर्जित धन को क्या कहलाता है? आय कहलाता है। ठीक, यानी मानव जो अपने कार्य करके जो परिश्रम उसके बदले मिलता है, काम के बदले जो रुपया मिलता है या मेहनताना मिलता है, उसे आय कहा जाता है या वेतन कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका जो सही जवाब है वो होगा, इसका सही जवाब होगा 1949 को। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इस राष्ट्रीयकरण हुआ था। अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। RBI एक्ट 1934 के तहत, RBI एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी RBI की, और इसका राष्ट्रीयकरण
1949 में हो गया था, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हो गया था। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? जिसका सही जवाब होगा वो होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब क्या है? सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? इसका सही जवाब होगा 2012 को। कब इसको? 2012 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? इसका सही जवाब होगा अमेरिका। कहाँ किया गया था? अमेरिका में किया गया था। कब? तो ये किया गया था 15 मार्च 1962 ईस्वी को सहकारिता उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा कब किया गया था? 15 मार्च 1962 को कहाँ? अमेरिका में सर्वप्रथम किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका होगा वैश्वीकरण। क्या होगा? वैश्वीकरण। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? इसका उत्तर होगा सभी। क्या होगा? सभी। वाणिज्यिक बैंक का काम क्या है? जमा राशि स्वीकार करना और उसका लेन देन करना और ऋण भी प्राप्त करना। सहकारी बैंक का काम है कि ऋण प्रदान करना कम ब्याज दरों पर किसको? किसानों को। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है, ताकि वाणिज्यिक बैंक पर ज़्यादा असर ना पड़े, इसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। और इसका भी काम है कि ऋण प्रदान करना, जमा राशि स्वीकार करना। तो क्या होगा? इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। अब अगला प्रश्न है, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो इसका उत्तर हम लोग जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है? कृषि, मछली पालन, खनन, ये सब क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यानी कि सबसे अधिक कार्यबल हमारे भारत में किस क्षेत्र में है? तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, उसमें भी प्राथमिक क्षेत्र में भी किस में? कृषि में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो जाहिर सी बात है कौन करता है? तो आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक कौन है? तो आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। अगले प्रश्नों की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कब जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है भूमि विकास बैंक को? इसका भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता है। भूमि बंधक बैंक ही भूमि विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? इसका क्या होगा? सिर्फ चालू जमा में। किस में? चालू जमा में कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। ठीक, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो जो कल आ रही है 11 बजे साइंस का, उसके बाद 12 का भी मॉडल पेपर का डिस्कशन किया जाएगा। और हो सकता है तो प्रत्येक दिन एक वीडियो नए सीरीज में SCRT यानी कि NCERT का जो बुक है, 9th का हिस्ट्री, 10th का हिस्ट्री और 12 का हिस्ट्री का डिस्कशन किया